चलिए आज देखते हैं क्या है स्थानीय स्वशासन और क्या है 73वां संविधान संशोधन। इसके बारे में देखते हैं। स्थानीय स्वशासन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि शासन और स्वशासन में क्या अंतर होता है। शासन सरकार के द्वारा किया जाता है और स्वशासन जब हम खुद अपने शासन में अपनी भागीदारी, अपने लिए नीतियां जब हम खुद ही बनाते हैं उसको हम स्वशासन कहते हैं। तो स्वशासन के लिए स्थानीय स्तर पर स्वशासन के लिए क्या व्यवस्थाएं हमारे संविधान में की गई हैं, इसके बारे में जानकारी देता है संविधान का भाग 9 और 73वां संविधान संशोधन। क्यों संविधान में ये बाद में जोड़ा गया, ये भी एक बात है कि सारी व्यवस्थाएं पहले थी और इसे बाद में क्यों जोड़ा गया। तो सबसे पहली बात ये है कि जब संविधान हमारा बना था तब इतना एजुकेशन का लेवल ग्रामीण स्तर पे नहीं था कि लोकतंत्र होते हुए हम इनके हाथों में इनके शासन की बागडोर को सौंप सके। इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू, इन लोगों के बीच में काफी डिस्कशन हुआ था और दोनों ही इसके फेवर में नहीं थे कि इमीडिएट गांव में हम स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार लागू कर दें। इसलिए इस पार्ट को, इस बात को कि ग्राम पंचायत जो बनाई जाएंगी वो इसको नीति निर्देशक सिद्धांतों में रख दिया गया। आप जानते हो कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के लिए दिए गए दिशा निर्देश हैं। इसमें कोई समय की बाध्यता नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। सरकार को जब सरकमटेंसेस फेवरेबल लगती हैं, जब उसको लगता है कि हाँ अब हम इसको बना सकते हैं, तब वो इसके लिए पॉलिसीज बनाता है। तो नीति निर्देशक, जिसको हम डीपीएस कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। तो ऐसा नहीं है कि संविधान जब बना था तब इसके बारे में चर्चा नहीं थी, चर्चा की गई थी, लेकिन व्यवस्था एक ऐसी जगह कर दी गई थी कि जहां से ये कभी भी लागू हो सकती है, अवॉइड नहीं किया गया था। अब बात आती है लोकतंत्र की। लोकतंत्र आप जानते हो, हर कोई बता देता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन लोकतंत्र में आपकी भागीदारी जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही आपकी जवाबदेहिता भी महत्वपूर्ण है। हम अपने कामों के लिए जवाबदेही भी तो होते हैं। इसी को तो हम लोकतंत्र वास्तविक में कहते हैं। तो लोकतंत्र की वास्तविकता के दर्शन अगर होते हैं तो वो हमें ग्रामीण स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन है वहां पर होते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि वास्तविक लोकतंत्र तभी कायम हो सकेगा जब हम ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को ला सके। तो ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर से जब हम लोकतंत्र को लेकर आएंगे, वहां से शुरुआत करेंगे, तभी हम सही मायने में लोकतंत्र को फॉलो कर पाएंगे। तो ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इन सब के कोटेशन, इन सब से एमसीक्यूज आपको आते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पहले ये कहाँ रखा गया था, अब ये कहाँ पर है और किसने इसके बारे में क्या कुछ कहा। चलिए अब देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्थानीय शासन या ग्राम पंचायतों की व्यवस्था हमारे यहाँ पहले नहीं थी। ये हमारे तो वैदिक युग में, प्राचीन काल में इसकी व्यवस्था की गई थी। प्राचीन काल में सभा नाम की संस्था होती थी जो अपने ऊपर शासन करती थी, नीतियां बनाती थी। तो ये व्यवस्थाएं तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसको हमने संवैधानिक तरीके से आधुनिक युग में इसको कहां से कब कैसे लाए, इसकी बात करते हैं। ब्रिटिश टाइम में भी 1882 में लॉर्ड रिपिन जब थे तब स्थानीय शासन के लिए बात कही गई थी और उस टाइम पर स्थानीय शासन जो थे
पहला निर्वाचित निकाय तभी बना गया था 1882 में। पहला निर्वाचित यानी चुनाव होकर एक बॉडी बनाई गई थी निर्वाचित निकाय, इसको मुकामी बोर्ड कहा जाता था। इसको क्या कहते थे? मुकामी बोर्ड कहा जाता था 1882 में। उसके बाद जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया तब उसमें भी ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। अगर आपको ग्राम पंचायतों के गठन का विकास आता है और ईयर वाइज इसको अरेंज करना पड़ता है, तो मैं उसी सीरियल से आपको बोल रही हूँ कि प्राचीन काल से फिर ब्रिटिश रूल में 1882 फिर 1919 का अधिनियम, तो इसी हिसाब से आप उसको अरेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसको क्या कहा जाता था? मुकामी बोर्ड निर्वाचित जब आई थी पहले 1882 में, 1882 में। 1919 में प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। 1919 का जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, उसमें भी इसके बारे में व्यवस्था की गई थी और कई प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। अब बात करते हैं संविधान में। संविधान में मैंने बताया कि जब संविधान का निर्माण हुआ तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसको अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। उसके बाद फिर कोशिश की गई कि स्थानीय स्तर पर हम शासन की बागडोर स्थानीय लोगों तक सौंप दें। उसके लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आए? 1952 में। लेकिन इस कार्यक्रम में वित्त पर लेकर जो निर्भरता थी वो राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पर बहुत ज्यादा थी, इसलिए ये उतने सक्सेस नहीं हुए। फिर शुरुआत हुई कि स्थानीय स्वशासन के लिए हम ऐसा क्या करें कि ये सफलतापूर्वक कायम हो जाए। इसके लिए कई समितियां बनी, बलवंत राय मेहता समिति, पी.के. थुंगन समिति, सिंघवी समिति, कृष्णा मेनन समिति, इन समितियों के नाम है, आप इनको ईयर वाइज भी पढ़ेंगे। फिर लास्ट में 1989 में आती है पी.के. थुंगन समिति। पी.के. थुंगन समिति ने भी 3 स्तरीय 3 टियर सिस्टम बताया, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही और उनकी बात को, उनकी सिफारिश जो समिति की थी उसको माना गया और उसको ध्यान में रखते हुए 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। 1992 में कब हुआ? 1992 में। देखिए ये जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं वो ध्यान से देखिए, ईयर से एक एक क्वेश्चन कैसे निकल रहा है। 1992 में 73वां संविधान संशोधन आता है। अब ये लोकसभा से कब पारित होता है? ये लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1992 को और 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा से पारित हुआ। ये लोकसभा से पारित हुआ और ये राज्यसभा से पारित हुआ 1992 में। अब दिसंबर की बात है, ये हो गया। उसके बाद ये गया, कहाँ जाएगा? संविधान संशोधन हो जाएगा पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। जब तक उनके साइन नहीं होंगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये जाता है 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के लिए, और जब राष्ट्रपति के साइन हो गए तो ये कानून बन गया। और 24 अप्रैल को 1993 से ये लागू हो गया। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, तो ये डेट्स आपको याद रखनी। राष्ट्रपति ने साइन कब किए, ठीक। अब एमपी वाले खुश हो जाए कि 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। 24 अप्रैल को हर साल इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, दिवस भी एग्जाम में आते हैं तो हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अब
इसमें होता क्या है, क्या व्यवस्थाएं की गई थी इसमें, इसको देखते हैं। इसमें 3 टियर सिस्टम यानी 3 स्तरीय व्यवस्थाएं कर दी गई कि पंचायतों का स्तर कैसा होगा। तो जो प्रथम स्तर होगा ग्राम सभा का स्तर। ग्राम सभा 18 वर्ष के जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी वयस्क है 18 वर्ष तक के, वो सारे ग्राम सभा में वोटिंग कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो पहला स्तर है ग्राम सभा का स्तर, दूसरा स्तर है ब्लॉक समिति, और तीसरा स्तर है जिला पंचायत। तो इस तरीके से 3 जो लेवल है इनको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब ये सिस्टम तो बना दिया गया कि जिले में इसका सुपरविजन अच्छे से हो जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन बाकी के 2 स्तरों की देखभाल करे। और क्या व्यवस्थाएं थी भाई, इनके इलेक्शन कौन कराएगा, तो इसके लिए बनाया गया राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन कराता है, लेकिन स्थानीय जो निकाय है उनके लिए होता है राज्य निर्वाचन आयोग इनके चुनाव कराता है। इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी एससी और एसटी जो है उनके लिए उनकी पॉपुलेशन के रेशियो में आरक्षण किया जाएगा। और यदि प्रदेश सरकार चाहे तो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकती है। प्रदेश सरकार अगर चाहे तो वो ओबीसी को भी आरक्षण दे सकती है। इसके अलावा महिलाओं को 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। महिलाओं का आरक्षण 1/3 है। देखिए इन्हीं आरक्षण के प्रभाव से आज महिलाएं सरपंच भी बन रही है। ये है लोकतंत्र की शक्ति, ये है लोकतंत्र की ताकत कि हमने ग्रास रूट लेवल पर अगर हम डेमोक्रेसी को लेकर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका बेनिफिट नहीं हुआ है। महिलाओं में कितना आत्मविश्वास बढ़ा है, वो ऐसे पदों पर भी पहुंची हैं। वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में बताया कि जो सरकारें थी स्थानीय वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर वित्त के लिए निर्भर थी, लेकिन इसमें राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। किसकी? राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है जो इनके लिए धन व्यवस्थित करेगा। राज्य सरकार इसको जो भी अनुदान देगी, ये धन की सारी व्यवस्था राज्य वित्त आयोग के द्वारा की जाएगी। करों का बंटवारा भी यही करवाएंगे। इस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया है और आपको इसको इसी हिसाब से पढ़ना है। डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है, ईयर याद रखना इम्पोर्टेंट है, आपको तीनों लेवल याद रखना है, समितियों के नाम याद रखने हैं और किस समिति की सिफारिश पर हुआ। तो सारी समितियों ने किसी ने 2 लेवल बोले थे, किसी ने 3 लेवल बोले थे, लेकिन फाइनल जो है पीके तुंगन समिति जो है 1989 में आई थी और इसके तुरंत बाद ये बना दिया गया था, संशोधन हो गया था। तो हम लास्ट में उसी को टिक करेंगे। अब इम्पोर्टेंट और भी बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड। जो सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट है वो इस बात को ध्यान में रखें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रधानमंत्री के काल में 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो आपको याद रखना